अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मज़हर रिजवी। प्रोग्राम है फैक्ट्स फाइंडर। हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, बहुत बड़ा तारुफ उनका है। शुरू करते हैं। सबसे पहले उनकी जो इन्होंने काम किया वो थी कोरिया एम्बेसी के अंदर एडवाइज़र थे, इकनॉमिक्स देखते थे। उसके बाद फिर ये आए पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर और पाकिस्तान के मेंबर नेशनल असम्बली बने। उसके साथ डिप्टी पार्लियामेंट लीडर ही बने बहुत कम उम्र के अंदर। उसके बाद फिर ये आए और पाकिस्तान का सबसे हाईली पॉपुलेटेड जो था और पढ़ा लिखा ज़िला था उसके ये चेयरमैन बने। बहुत स्मूथली 5 साल चलाया और आजकल ये एक इंटरनेशनल इदारा है जिसको हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है हलाल अहमद और पूरी दुनिया में कहा जाता है रेड क्रिसेंट। उसके ये चेयरमैन हैं। आए हम आपको लागत बताते हैं। रेहान भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं रेहान हाशमी साहब? ये बताएं कि इतना आपने सफ़र तय किया कौमी असम्बली। पहले तो आप कोरिया में रहे, आपने वहाँ के एडवाइज़र थे। उसके बाद कौमी असम्बली, फिर आपका सेंट्रल के आप चेयरमैन बने और आप जो अब इस टाइम पे हैं चेयरमैन हलाल अहमद के, आप कैसा देखते हैं सारे सफ़र के? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, ज़िंदगी जहद मुसलसल का नाम है और आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब आप स्कूलिंग में ही होते हैं तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को उनके फ्यूचरिस्टिक 10 इयर्स 5 इयर्स प्लान्स जो हैं वो गोल सेटिंग करें। ऑल्दो कि मेरा गोल कुछ और था, आर्म फोर्सेस में जाने का था, लेकिन ये जहद मुसलसल की वजह से बहुत सारी चीज़ें अचीव की हमने। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका लोग सोचते हैं, वो मुसलसल मेहनत, लगन, कंसिस्टेंट अप्रोच और जो मरोजा तरीक़ाकार है जो हमने देखा अभी बड़ों का, उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश की। लेकिन ये तश्तरी में थाली में नहीं मिलती चीज़ें, इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और स्टिल हम तिफ़्ल मकतब भी हैं और जहद मुसलसल में भी हैं और अभी तक आपके सामने और कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी को कुछ डिलीवर करें, क्योंकि इंसान अपनी एक मखसूस टाइम फ्रेम में दुनिया में आया है और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो फेज़ होता है, व्हेन यू वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, तो उसमें हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो कम्युनिटी को क्या रिटर्न करता है। तो मैं भी वो कोशिश कर रहा हूँ कि कम्युनिटी को रिटर्न भी करूँ, मुल्क के लिए कोई ऐसा स्टेप्स लेकर जाऊँ कि याद रखा जाए और जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो भी तैयार करें। अच्छा, ये बताएं कि रेहान साहब कि आप जब कोरिया एम्बेसी में एज एडवाइज़र काम कर रहे थे, पैसे भी मिलते होंगे, रिस्पेक्ट भी होगी, ये अचानक आपको कैसे आया कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली की मेंबर बन जाएं और जेब से पैसे खर्चे करें और फिर उसके बाद थैंकलेस जॉब भी होती है तकरीबन ये, और 24 आवर सर्विस होती है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखें, आपकी बातों से लग रहा ये है, जो कि अमूमी तौर पर रुझान भी है, कि सियासत को हमारे मुल्क में शजर ममनुआ बना दिया गया है और शजर ममनुआ और एक स्पेसिफिक रूलिंग एलीट के लिए मख्तस करने की वजह से जो आम शख्स हैं वो इस्तेहसाल का शिकार भी होते हैं। तो जब आप वैक्यूम क्रिएट करके रखेंगे तो फिर आप गिला करेंगे नहीं करना चाहिए फिर गिला, जब आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सियासत बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पर, और कराची के अंदर अगर आप एमक्यूएम की सियासत कर रहे हैं तो बड़ा शेर का जिगरा चाहिए आपको। पाबंद सलासल भी होना है, आपको मरना भी है, आपको ये गुनाह बे लज्जत का शिकार भी होना है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल मेरा एक तवील अरसा तक वाबस्तगी रही और डिप्लोमेटिक ट्रेड मिशन के साथ। वहाँ पर मैंने बहुत लर्न भी किया और अर्न भी किया और वो मेरे कैरियर के जो आगाज़ बेहतरीन दौर, उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, क्योंकि ये जो फार ईस्टर्न ममालिक हैं, कोरिया है, जापान है, इनका काम करने का तरीक़ाकार 5:05 का मतलब होता है 5:05। बिल्कुल डिसिप्लिन नेशन है। और आप अगर मैं अमूमी तौर पर मिसाल भी यही देता हूँ कि कोरियन मॉडल को अगर हम फॉलो करें तो आज का कोरिया, ये सक्सेसफुल कोरिया, तरक्की याफ्ता कोरिया, पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब की वजह से ही है। 5 इयर्स 10 इयर्स प्लान किया है और वो कोरिया ने अचीव किया। लेकिन हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो गया अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान में भी कम अज़ कम उस जैसे किसी फार्मूले पर अमल करने की ज़रूरत है, जिसमें लैंड रिफॉर्मेशन हैं, जिसमें टैक्स नेट एक्सपेंशन है, जिसमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, लोकल बॉडीज एम्पावरमेंट है।
ये वो कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से वो कौम बनी और एशियन टाइगर बन के अब उभर के सामने आए हुए हैं। तो पहले तो कौम बने हम, फिर जो कौमी ऑब्जेक्टिव्स है उसको आइडेंटिफाई करें और फिर कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ करें। तो नाउमीदी के शिकार भी नहीं होना। और कि ये सारी चीज़ आप बोल रहे हैं, क्या जब कौमी असेंबली में जब आए थे आपको एक बहुत बड़ा एक फोरम मिला था आपको, और आप माशाल्लाह पहली दफ़ा बने और पहली दफ़ा आप डिप्टी पार्लियामेंट लीडर भी बन गए, वहाँ भी आपने कोई ऐसी सजेशंस दी तकारीर के अंदर या लेजिस्लेशन के अंदर पार्ट बने का? देखिए, मैं नाउमीदी की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी जो हम, जिस तरह आपने कहा ना कि एक अच्छा स्टेटस को छोड़कर अगर कौमी असेंबली में या सियासत में आ रहा है या पार्लियामेंटेरियन बन रहा है तो बहुत सारे अभाम का शिकार हैं लोग। हमने तो नहीं देखा, क्योंकि अगर वहाँ पर आप लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास है नहीं, क्योंकि कानूनी पाबंदियाँ भी हैं, डिमार्केशन भी है। कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस का काम लेजिस्लेशन है। यहाँ पर लेजिस्लेशन करने वाले लोग डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। हाँ, ये अलमिया लोकल बॉडीज की आपके पास है नहीं, तो ये डुप्लीकेशन और जो पैरेलल निज़ाम बना हुआ है इसके तदारुक की ज़रूरत है। बहुत सारे मौके ऐसे आए जिसमें के इलेक्ट्रिक के हवाले से, बिजली की तरसील के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान में अपना इनपुट देने के हवाले से हो, या पाकिस्तान में निसाब यकसा निसाब तालीम के इतलाक़ की ज़रूरत हो। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम करते रहे। गो के जिन दिनों में मैं MNA बना उन दिनों में वो सही या गलत के ऊपर मुबाहिसे के बगैर एक ऑपरेशन मुसल्लत था। और उसके बाद खैर कराची में अमन ओमान भी आया, लेकिन क्योंकि हम एक चलती हुई ट्रेन पे चढ़े थे और उस वक्त जो चीज़ें थी रवा रखा जा रहा था, उसके ऊपर भी हमने पार्टी के मौक़िफ़ को डिफेंड करने की भरपूर तरीके से कोशिश की। जो अव्वलीन मकसद था मेरा ये कि वो जो गैप हुआ है कम्युनिटीज़ के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में, वो फिल हो, क्योंकि गैप्स आप जब फिल करते हैं तो चीज़ें नेगोशिएशन, डायलॉग, बातचीत के बाद तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। और पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है किसी भी सूरत में, ना आज है, ना माजी में था, ना खुद आइंदा होगा। तो कौमी तशख़्ख़ुस को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आज भी जो लोग एक ऐसा सेगमेंट जो कि पाकिस्तान के लिए के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहा है, पाकिस्तान की कामयाबी को बैनुल-अक़वामी तौर पर उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, हमारे अंदरून खाना मौजूद है, तो उनके लिए भी मशवरा ये है कि आप पाकिस्तान की सलामती और उसके इस्तेहकाम की बात करें। अच्छा, बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। आपने एक बात उसको मैं जारी रखता हूँ। आपने कहा कि जो वहाँ पे हम बैठ के लेजिस्लेशन भी करते हैं, लेकिन उनका काम नहीं है बेसिकली बल्दियात के मामला। आपने अल्लाह ताला ने आपको फिर चांस दे दिया और आप पाकिस्तान के सबसे बड़े हाईली पॉपुलेटेड ज़िले के चेयरमैन बन गए, और सबसे पढ़ा लिखा ज़िला भी था पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ आज भी है। और तो वो जो एकदम से आप अल्लाह ने आपको चांस दिया, तो उसको कैसे आपने टैकल किया? देखें, क्योंकि मुख्तलिफ इदारों में रहने का चांस मिला तो बहुत ही इन डेप्थ उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बायलॉज और उसकी खराबियाँ देखने का भी मौका मिला। चूँकि मेरा जो 10-11 साल का तजुर्बा फॉरेन ट्रेड मिशन में था, उसकी वजह से मेरे मौके रहे, मेरा विजिट्स के मौके रहे बहुत सारी जगहों पर, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स से उनसे भी मुलाकातें रही, तो उसका मवाजना करने में मुझको आसानी रही। लोकल गवर्नमेंट के कवानीन की बात है, अब जब इस जगह पर आए तो यहाँ पर ओवर स्टाफिंग हुई भी है। ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स वही मिल रहा है जो आज से 10 साल पहले का था। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो कि कराची का हक है, जो कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद मिलना चाहिए था, मिलता है सूबे को। सूबा जो है पिछले 11 साल से नहीं मिला। पार हो जाता है सीएम हक के बाद जाकर। मैं जी पार कौन करता है, क्यों इस्तेमाल करता है, क्यों नहीं देता कराची को, मैं कतई नज़र इसके बात कर रहा हूँ कि कराची का पैसा कराची को पिछले 11-12 सालों से नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ा सवाल है। अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार की जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी करें। और कराची पे आते हैं सर, अभी कराची पे आते हैं, मैं एक सवाल ऐड कर दूं। वहाँ पर देखने का मौका ये मिला कि कानून में क्या जो लूप होल्स हैं, मुशर्रफ साहब के दौर का कानून बेहतर क्यों था, उसके बाद 2013 में क्या मसाइल थे, और उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हुए उसमें क्या मसाइल हैं, और पाकिस्तान के लिए बेहतर निज़ाम कौन सा निज़ाम है। तो ये सब चीज़ें आया हुई मज़ीद नहीं, ये मुझे चले इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे इस तरह करते हैं कि आप जब आए तो मुशर्रफ साहब ने जो निज़ाम लेके आए थे नाज़मीन का,
क्या आप समझते हैं कि वो ज़्यादा टचेबल था और पब्लिक को टच करता था, पब्लिक के क्योंकि सारी जो पावर्स थी वो नाज़िमों के पास, या यूसी नाज़िम हो, चाहे वो टाउन नाज़िम हो या ज़िले का नाज़िम हो, तो उनकी पावर्स ऐसी थी, वहाँ बड़ा तेजी से। और ख़ासतौर पर कराची शहर की बात करता चलूँ मैं आपसे, कि कराची वो शहर था उस ज़माने में, चाहे नेमतुल्लाह साहब के दौर आया, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब के आपके पार्टी के थे, तो बड़ी डेवलपमेंट हुई। तो हम उस टाइम पे बोलते थे कि ये डेवलपमेंट शायद 25 साल के बाद भी नहीं होगी। उसको कैसा देखते कि वो निज़ाम कैसा था, और आज का निज़ाम दोबारा जो है जो अंग्रेज़ों का निज़ाम दोबारा ही लेके आ गया, क्या कहते हैं इसमें? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अंग्रेज़ों का निज़ाम, क्योंकि देखें कॉलोनियल पीरियड में जब साम्राज्य क़ुव्वतें हम पे मुसल्लत थीं और 200 साल गुलामी का दौर हमारा, चंद हज़ार जो साम्राज्य क़ुव्वत थी, उन्होंने इस जोग्राफिकल एरिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ क़वानीन मुरत्तब किए, जिसमें कमिश्नरी निज़ाम भी वन ऑफ द कॉम्पोनेंट है, और वो आज तक नाफिजुल अमल है। कॉमनवेल्थ के मुल्क हैं हम, ग़ुलामी से आज़ाद हुए 75 साल ही हुए हैं सिर्फ। हमें पुरुमीद भी रहना चाहिए, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमें करारदाद मकासद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक मुल्क को चलाने का तहैया करना चाहिए। जो बानियाने पाकिस्तान का विजन था उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान पीनल कोड उस वक्त का है, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है, और तब्दीली इस तरह होगी नहीं, क्योंकि स्टिल वी आर अ कॉमनवेल्थ के मेंबर तो हैं हम मवाजना ज़रूर कर सकते हैं अपने वक्त पर, या अपने हम असर ममालिक, या इस खित्ते में रहने वाले यकसा मिजाज रखने वाले ममालिक के साथ मवाजना किया जा सकता है। फारिस में भी जा सकते हैं आप, वहाँ पर तो लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया जाता है। बदकिस्मती से यहाँ पर उसका बरक्स है। यहाँ पर जब सॉलिड वेस्ट, कचरा उठाने का सरबराह जो होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। जो बुनियादी बल्दियाती इदारे हैं, पानी, सेवरेज, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल या सॉलिड वेस्ट, ये तमाम इदारे जब लोकल बॉडीज़ के पास ही ना हो, तो ये लोकल बॉडीज़ है या मजाक है। तो मुझे याद है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट भी गए, ऑनरेबल कोर्ट्स के पास जाकर भी इस बात को हमने पिटीशन दायर की, हम सड़कों पे भी आए, हमने FIR भी कटवाई इसके ऊपर, हमने कौमी असम्बली में भी एहतजाज किया, रिकॉर्ड कराया। ये 3 फॉरम हो सकते हैं ना जमहूरियत में, इसके अलावा चौथा कोई ऑप्शन बताएं कि कोई ऑप्शन जो हमने छोड़ दिया हो। मजबूर हो गया आपकी सड़क पे आता है, सड़क पर आखिरी जो ऑप्शन था उस पर आए हम। जी बिल्कुल। हम आला दलिया के पास भी गए, हम कौमी असम्बली में भी चिल्लाते चीखते रहे। अच्छा रेहान भाई, ये बताएं कि इसका मतलब तो जमहूरियत, जो सो कॉल्ड जमहूरियत के निज़ाम करने वाले बैठे हुए यहाँ पे 18 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर गवर्नमेंट है, इसका मतलब तो जो जनरल मुशर्रफ थे वो आर्मी के डिक्टेटर थे, उन्होंने तो एक बेहतरीन किस्म का निज़ाम दिया और वो नीचे तक वो ट्रिकल डाउन हुआ है। तो आप समझते हैं कि वो निज़ाम जो है एक डिक्टेटर ने दिया और इन्होंने आज को लपेट दिया, क्या कहेंगे इसके बारे में? हिस्टोरिकली पाकिस्तान में जब भी डिक्टेटरशिप रही है तो लोकल बॉडीज़, जो कि जमहूरियत की नर्सरी है, रूट लेवल डेमोक्रेसी है, वो प्रिवेल करती गई। वो उसने रिफ्लेक्ट किया, उसने लोगों की जो उम्मीदें थी, उमंगें थी, उसके मुताबिक डिलीवर भी किया। ये अलमिया है कि जमहूरी चैम्पियंस लोगों को वो सहूलियात फराहम करने से कासिर रहते हैं जो कि डिक्टेटर्स कर देते हैं। ये तो जमहूरी चैंपियन से आप पूछें, ये इस रूलिंग एलीट से पूछें जिसने इस मुल्क को अपनी जागीर समझकर यहाँ पर रहने वाले हारी को का इस्तेहसाल करके, या अपनी निजी जेलें बनाकर, या मुख्तलिफ इदारों को या अपने ताकत के बलबूते के ऊपर लोगों को डिमोरलाइज करते हैं, इस्तेहसाल करते हैं और उनसे वो अपने मनमानी करवाते हैं, उनको के ऊपर सवालिया निशान है। अब जहाँ तक निज़ाम की बात है, अगर मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो तमाम इदारों को, तमाम क़वानीन को अपने एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही एक्ट करना होता है। लोकल बॉडीज़ को पहले तो डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि ये पावर सेंट्रिक रखनी 18वीं तरमीम की रूह के बिल्कुल मुनाफी है। आर्टिकल 140A के बरखिलाफ है, ये तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इन तमाम चीज़ों को पसे पुश डालकर ये निज़ाम का इस्तेहसाल करने वाले कैसे पनपे में हैं? ये निज़ाम के को नाफिजुल अमल करने वाले इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि आपकी नाक के नीचे आईने पाकिस्तान का इस्तेहसाल, उसकी वायलेशन करने वाले लोग कैसे बैठे हुए हैं। बुनियादी हकूक लोगों के छीनने वाले
चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो, वो कैसे बैठा हुआ है, वो क्यों कर इतने अरसे दराज से हुक्मरानी के मजे लूट रहा है। तो रूलिंग एलीट का एक स्पेसिफिक माइंडसेट है, आप कमी कमीने हैं उनकी नजर में, उनकी निजी जेलें हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो पानी कहीं छोड़ देता है तो कहीं पानी को रोक देता है, कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो। तो ये अलमिया है। लेकिन देखें, लोगों को भी चाहिए, अब मैं कराची में भी अगर बात करूं या लाहौर में बात करूं, कि पढ़े लिखे नौजवान जो आला तालीम हासिल करते हैं और फिर नौकरी ज़रिया मौज की तलाश में अच्छी नौकरियों के हसूल के लिए वो पाकिस्तान के इस निज़ाम में तब्दीली या इसकी बेहतरी के लिए काविशें करना छोड़ देते हैं, लेकिन ड्राइंग रूम में और सोशल मीडिया पे बैठकर हर्जा सराई कर रहे होते हैं। तो उनके लिए भी तो सवाल है, आप भी तो बराबर के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल कि आप अपने लग्जरी लाइफ, अपने नौकरी छोड़ने के लिए, जिंदगी के सुकून के लिए आप उसको ऑप्ट करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा तो सियासत में या समाजी कामों में भी तो लगाएं। अच्छा, अब आते हैं सर कि जो आपका ये इदारा है, इसके बारे में बात करते हैं, फिर कराची में आते हैं इसको। तो ये जो इदारा है इंटरनेशनल, इसको रेड क्रिसेंट कहा जाता है और पाकिस्तान में इसको हिलाल अहमर कहा जाता है, आप इसके चेयरमैन हैं। वो मुख्तसर की तारीख या किस तरह यहाँ पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं? देखें, हिलाल अहमर जिसको अमूमी तौर पर रेड क्रॉस कहा जाता था, 162 साल से ज़्यादा हो चुका है दुनिया में, यानी कि ये लीग ऑफ नेशन से भी पुराना इदारा है। और इस इदारे का बुनियादी मकसद ये था कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर कहीं ह्यूमन मेड डिज़ास्टर हो या नेचुरल डिज़ास्टर हो, उससे तबाहाल लोगों को किस तरह बेहतरी की तरफ उनकी ज़िंदगी को कैसे बचाया जाए। तो दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं उसमें रेड क्रॉस भी कहते हैं, पाकिस्तान में रेड क्रिसेंट या उर्दू में इसको हिलाल अहमर कहा जाता है। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और उनके रुफ़क़ाए कार ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए नाफिज़ुल अमल किया, फिर आइन का हिस्सा बनाया इसको, उसके बाद स्काउटिंग को बनाया। और उस वक्त के जो लोग थे उनका मेरा अपना ज़ाती ख्याल भी यही है कि वो स्कैटर्ड नेशन को एक स्ट्रीम लाइन में करना चाहते थे, डिसिप्लिन करना चाहते थे। तो आप गौर कीजिएगा कि जैसे गर्ल्स गाइड, एनसीसी या इस तरह की जो नौजवानों की सरगर्मियाँ थीं, वॉलंटियर सरगर्मियाँ, वो कम हुई हैं तो कौम भी बेरहरवी की तरफ शिकार हो गई है। तो 10 ऐसे नौजवान जो कि अनस्किल्ड हों वो बेहतर हैं, या एक नौजवान जो कि जिंदगी बचाने की सलाहियत रखता हो, उसकी काविश करने को जानता हो या जस्तजू रखता हो, वो बेहतर है। तो सिंध में हमने कोशिश की, हमारे 20 मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रिक्ट्स में दफातर हैं। मुझको अभी साल हुआ है, हमने तकरीबन 1200 के करीब नौजवानों को प्रिपेयर्डनेस की ट्रेनिंग दे दी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर हमने 55 कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। उसमें मुख्तलिफ जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो विज़न है, वो ये लेकर चल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को, आम लोगों को, चाहे वो घर पर होने वाला हादसा हो खुदा न खास्ता, या स्कूल में या सड़क पर या किसी इंस्टीट्यूशन में, वो प्रिपेयर हों। क्विक रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्विक इवैक्यूएशंस कैसी होनी चाहिए, डिज़ास्टर रिस्पॉन्सेस क्या होने चाहिए, एसओपीज होनी चाहिए उसकी, कोई फायर एंड सेफ्टी या इसकी ड्रिल्स हो गई। तो कौम को प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव लेकर चलें, और ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें तमाम तफर्रुक़े, तमाम लसानियत से बाला ताक होकर लोग एक प्लेटफॉर्म पर लोगों की खिदमत के जज्बे से सरसार होकर काम करने के लिए जो सुजू रखते हैं। तो ये इत्तेहाद का भी एक ज़रिया है कि जब स्पोर्ट्स हो या इस तरह की एक्टिविटीज़ हों तो तमाम मकतब फ़िक्र को, तमाम अक़वाम को एक साथ खड़ा करते हैं। तो हिलाल अहमर अभी सिंध में जिस तरह काम कर रहा है, उसी वक्त हम जब रिएक्ट करते हैं जब हुकूमत कॉल करती है, क्योंकि ऑक्सिलरी फोर्स के तौर पर है जी। और अभी तो फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि जनाब प्रिपेयर्डनेस करवाएं। अभी आप कुछ मेरे नॉलेज में है कि आप यूनिवर्सिटीज़ के और स्कूल के लोगों, बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं ताकि उनको प्रिपेयर कर सकें। तो प्रिकॉशनरी जी ऐसा ही है। एक यूथ प्रोग्राम है हमारा जिसमें स्कूल के, सेकेंडरी के बच्चों को स्कूल जो मतलब हमसे मुंसलिक होते हैं वहाँ पर जाके हम करवा रहे हैं। महीने में तकरीबन 3 दिन अप्रॉक्सीमेटली होता है कि जब हमारे ट्रेनर्स जाके वहाँ पर ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। उसके फेजेस हैं, कुछ ट्रेनिंग्स का दौरानिया 20 आवर्स है तो उसको उसी तरह डिवाइड किया है हमने।
यूनिवर्सिटी के भी बच्चों को हम कर रहे हैं, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पर भी कई जगहों पे किया है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हमारे ट्रेनर्स जा रहे हैं कुछ कोर्सेज पढ़ाने के लिए भी। तो हमारा तो विजन और मिशन ये है कि हम किसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वॉलंटियर सर्विसेज में, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग में इसमें फ़ाल करें। खान साहब ये बताइए कि आप डिज़ास्टर करते हैं, ये तो कराची में 17 साल से डिज़ास्टर हुआ है, पानी लाइनें उधड़ी पड़ी हैं, सड़कें तबाह हाल हैं, ठीक है जी, और आप जाए बिजली है नहीं, तो ये जो 17-18 साल का एक आफत आई हुई है, इसको कैसे आप कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं, या आपका इदारा या कोई अल्लाह की तरफ से कोई मखलूक आ जाए सही करे, इसको कौन सही करेगा? थोड़ी सी तस्हीह कर लें। जी जी, मैं डिज़ास्टर करता नहीं हूँ, डिजास्टर आप मैनेजमेंट करते हैं ना, उसकी बात जी जी जी, तो इसको कौन देखेगा सर? और दूसरा सवाल जो आपका था मुंसलिक, देखें ये सियासी सवाल है बुनियादी तौर पर। जो अरबाब इख्तिदार और अरबाब इख्तियार हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, गोयम मुश्किल वगैरह ना गोयम मुश्किल, तो लेकिन फिर भी 15 साल से 18 साल से सिंध की अगर बात करें तो एक स्पेसिफिक माइंडसेट जो है इक़्तिदार में है, और पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं, जमहूरियत के चैंपियंस हैं, लेकिन 12 सालों से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं। ऐसा शहर जो कि पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसके पास अपना लोकल बॉडी सिस्टम नहीं है, जिसकी किस्मत का फैसला यहाँ से इलेक्ट नहीं होता वो करता है, ऐसा शहर जिसकी मरदमशुमारी में भी लोग मिसिंग होते हैं और एहतजाज करने के बाद करोड़ के करीब लोग बाजियाब कराए जाते हैं, जी जी, ऐसा शहर के जहाँ पर टैक्स लेने के लिए तो आप मुसल्लत हो जाते हैं, लेकिन जब सहूलियात ज़िंदगी देनी है, पानी देना है और बेसिक यूटिलिटी देनी है तो आप चश्मपोशी कर लेते हैं। ये ऐसा बदकिस्मत शहर के जहाँ पर नौजवान अपनी डिग्रीज हाथ में पकड़े हुए मारा मारा फिर रहा होता है, जो ट्रॉलर के नीचे, डंपर के नीचे आके अपनी जान दे देता है और एहतजाज करने पर उसी के लवाहिकीन के खिलाफ एफआईआर कर दिया जाती है। ये ऐसा बदकिस्मत शहर है कि जो कि दुनिया में जिसके रिहायशी नाम पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप उनको गुमनामी में डाल रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है शहर की सर, और ये अगर दुनिया में पकड़ नहीं हुई और पाकिस्तान के वो हल्का जिसके पास अल्लाह ने ताकत दी है, अगर उसने पकड़ नहीं की तो ये सबको पकड़ा जाएगा आखिरत में। ये छूट नहीं है इसकी किसी भी सूरत। अच्छा, मेरी नॉलेज के मुताबिक सर 17-18 साल में 55,000 अरब रुपया कराची के लिए आया, फेडरल टैक्स की सूरत में भी, और वर्ल्ड बैंक। अब देखें जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आप तो रहे चेयरमैन, जितने भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये वर्ल्ड बैंक पे लोन पे ले रहे हैं, डॉलर में पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और वो पाए तकमील को नहीं पहुंचते, और स्टैंडर्ड उसका इतना चीप है, इतना खराब स्टैंडर्ड है कि वो वर्ल्ड बैंक वाले भी हैरान है। तो ये तो पे तो हम आपने करना है, कराची वालों ने करना है, और ये 55,000 अरब रुपया कहाँ गया? ना ये लाड़काना में लगा, ना ये कश्मीर में लगा, ना ये कराची में लग रहा है। तो ये क्या जस्टिफिकेशन है? देखिए, तो इन्वेस्टिगेशन करने वाले चेक करेंगे। 2018 में वर्ल्ड बैंक का जब सर्वे हो रहा था और ये क्लिक प्रोग्राम का जब फंड मख्तस करने की बात हो रही थी, तो 2018 का वर्ल्ड बैंक का सर्वे है, उसके कंक्लूजन में इन्होंने वाज़ेह तौर पर वर्ल्ड बैंक ने लिखा है कि यहाँ का निज़ाम की बर्बादी की जिम्मेदार यहाँ की सूबाई हुकूमत है। और अगर कहेंगे तो मैं आपको दे भी दूंगा, दिखा भी दूंगा। उन्होंने टेक्निकल जो सर्वे किया, उन्होंने बहुत ही वाज़ेह तौर पर चीज़ें बताई हैं। बैनुल अक़वामी इदारे भी बोल रहे हैं आपको, लोकल्स भी बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट ज़राए भी बोल रहे हैं, सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं। जो वो तो आपके साथ ज़्यादा बोलता है, उसको निशान इबरत भी बना दिया जाता है। आपके पास सब कुछ है, सब इक़्तिदार है, ताकत है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये बदकिस्मती यही तो है कि जो शहर पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, वो अपनी सड़कों को बनाने के लिए लोन के पैसे अदा करेगा, लोन पे उसको मंगाया जा रहा है। क्लिक प्रोग्राम नाम दिया गया है, क्योंकि आपसे रिहैबिलिटेशन हो रही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इक़्तिदार पे मुसल्लत लोग हैं उनसे 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती थी कानून के लिहाज से। उन्होंने उस जिम्मेदारी को, पैसे को बटोरने की जिम्मेदारी के अलावा किसी जिम्मेदारी को पूरा करने की अहलियत साबित नहीं की। मिसाल के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस हालांकि बहुत अच्छा काम करती है, सारे जो हाई प्रोफाइल के शहीद भी हुए हैं लोग बेचारे, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान लगाकर, क्योंकि उनके जेर निज़ाम है, जेर इंतज़ाम है, सियासत का शिकार है पुलिस,
और कर दिया गया है अरबाब इख्तिदार ने, तो उसकी वजह से आपने अपनी नाकामी की वजह से एक स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा पैरामिलिट्री फोर्स को आपने डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो आपने तो बर्बादी तो कर दी है। ये नाकामी नहीं है तो क्या ये? आपकी नाकामी का सबूत ये नहीं है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं कर पा रहे, आपकी नाकामी का सबूत ये नहीं है कि आप लोकल बॉडीज को एम्पावर नहीं कर पा रहे, रूट लेवल डेमोक्रेसी नहीं दे पा रहे, अब आर्टिकल 140A का इतलाक नहीं कर पा रहे। आप कराची के अंदर या कराची के जो रिमोट एरियाज हैं या इवन के जो सिंध के मुख्तलिफ हमारे शहर हैं, वहाँ पर ज़मीनों की बंदरबाट से लेकर वहाँ पर आप देखें कि रेवेन्यू के अंदर तब्दीली, रेवेन्यू की ज़मीनों के खातों में तब्दीली, तो ये तमाम चीज़ें सुनने में आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। बात ये करता चलूँ कि 18वीं तरमीम जो थी वो समझेंगे उसमें तो आप लोग भी शामिल थे लाने में। क्या गुनाह किया? 18वीं तरमीम की रूह क्या थी? पाकिस्तान बनाने वालों ने पाकिस्तान बनाकर इसलिए दिया था ना कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग एक कौमी तशख़्ख़ुस को उजागर करें। आज अगर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग कौमी तशख़्ख़ुस को उजागर नहीं कर पा रहे तो उन बेचारों का क्या कसूर है? इसी तरह जो चीज़ 18वीं तरमीम की मिसाल में पाकिस्तान से इसलिए दे रहा था कि कोई किसी की मकसदियत जो होती है, वो अवलियत जो होती है, वो अच्छी अगर हो, लेकिन अगर उसको मिसयूज कर लिया जाए। 18वीं तरमीम की रूह ये थी कि रूट लेवल डेमोक्रेसी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर हो, ताकि सूबों को इख्तियार दिया जाए और सूबे फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स को इख्तियार दें और डिस्ट्रिक्ट जो है ना फर्दर उसको डिवॉल्व करें, ताकि अगर कोई आम शख्स है तो वो अपने काउंसलर से या अपने ऐसे शख्स से कि जो कि बराह रास्त उस पर हुक्मरानी कर रहा है उससे सवाल कर सकें। इनसे सवाल कहाँ करेंगे? आप सोशल मीडिया पे करेंगे ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा आपके क्या है, आप इनके ज़रा इनके PA से भी मिलकर दिखाएं, हटो बच्चों का जो नारा लगाते हुए जो व्हीकल्स चलती हैं उसके सामने आकर दिखाएं आप जरा। अच्छा, एक नई अभी रिसेंटली गेम हो रहा है, हम एंड की तरफ जा रहे हैं, अपना क्लोज कर रहे हैं हम लोग, तो अभी एक और तरमीम आने वाली है जो सबको वाइंड अप करने वाली है, 28वीं तरमीम। देखिए, वाइंड अप करना अगर किसी को होगा ना, नहीं वो तो वाइंड अप नहीं, कलम वाइंड अप हो जाएगा। ये तो बस सुनने में आ रहा है कि ये तो तकल्लुफन, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो तकल्लुफ है। नहीं, वजह मैं क्या कह रहा हूँ वो इसलिए कि देखें 28वीं तरमीम की बात तो मरकज के पास कुछ बचता ही नहीं है ना। वही वाला हमारा पहला सवाल जो मैंने आपसे किया था कि वो पैसा आया, आने के बाद वो सूबे में आया, सूबे में उन्होंने प्रोविंशियल वो नहीं किया, आपका अपना PFC नहीं किया आपने, वो पैसा आगे पार्क हो गया, वहां से डिस्ट्रीब्यूट वो CME गटर बना रहा है, CME जनाब लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है, तो उसी की वजह से मरकज में पैसे नहीं बच रहे, सारे सूबे लेके जा रहे हैं। अब उनको समझ आ रही है कि और फिर उसका इम्पैक्ट क्या आया, कराची जो पाकिस्तान का माशी इंजन है तबाह हो चुका है, सर तबाह हो चुका है। लेकिन निज़ाम हुकूमत में हतमी कोई चीज़ नहीं होती। आपके पास जो रूल है मौजूद है करारदाद मकासद की सूरत में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के गाइडलाइन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर निज़ाम का इतलाक़ होना ज़रूरी है। अब जहाँ तक 28वीं तरमीम की और दीगर तरामीम की बात कर रहे हैं, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आर्टिकल 140A जैसे मौजूद है, जो कि कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल पावर शुड बी डिवॉल्व फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द लोकल गवर्नमेंट। क्लियरली मेंशन हुआ है। आप आर्टिकल 140A अगर बना हुआ है, 140B भी ले आ सकते थे कि वो प्रोविंसेस जो कि आर्टिकल 140A का इतलाक़ नहीं कर रहे, उनका NFC में रोक दिया जाएगा। कुछ ना कुछ तो हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी तरतीब हो सकती थी, हो सकती हैं। 28वीं तरमीम में मेरा ख्याल और भी बहुत सारे नुकात होंगे। लेट्स सी, जो बनाने वाले हैं उनको वो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुल्क की बेहतरी के लिए करेंगे, क्योंकि देखें आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को, हम सब तमाम लोगों को अफवाज पाकिस्तान के उस रिएक्शन की वजह से इज्जत दी है पूरी दुनिया अक़वाम आलम में मनाया जा रहा है। खित्ते में आप चौधरी बने में जी, आप के पास बैनुल अक़वामी क्रॉनिक किस्म के मसाइल आ रहे हैं और आप रिजॉल्व करने बैठे हैं। ये तो अल्लाह, लेकिन ऐसे हालात में भी शरपसंद ग्रुप्स, गुरोह, फसादी टोले मौजूद हैं जो कि जिनको हज़म नहीं हो रहा। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी आपको कुछ चीज़ों में तो पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसमें आपको यकजा होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी, अगर ये तरामीम का इतलाक़ होता है, क़वानीन सारे मौजूद हैं, क़वानीन का इतलाक़ होना, इन्फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। चले जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। 28वीं तरमीम आए, 29वीं आए, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, चाहे वो सिंध की हो, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, चाहे पंजाब की हो, उनकी बेहतरी के लिए कोई अच्छा एक रास्ता बन सके।
और पाकिस्तान के अंदर जो जैसे हम इस वक्त हम मौजूद हैं, पाकिस्तान का जो इमेज बना है इस जंग के अंदर, तो पाकिस्तान इसको बेहतर तरीके से अपने आप को, अपने इमेज को सही बेहतर तरीके से कर सके, चाहे वो माशी में हालत में हो या किसी और हालत में हो, पाकिस्तान का नाम होना चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है, टैलेंट है, बस कमी है तो एक अच्छी लीडरशिप की कमी है जो पूरी कौम को बांध के आगे ले जा सके। मैं जाने से पहले सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरा चैनल है, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स के साथ ऐसा होता है कि कमेंट्स से हमारी ताकत बढ़ती है कि हमारे में जो अगर कोई कमी बेशी हो तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी Thank you मच, much. थैंक यू।